हाय एवरीवन। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात हम कर रहे थे, ठीक है। और कुछ सेंटेंस और देखते हैं जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, इस सेंटेंस को करो, साथ के साथ करते चलोगे ना तो प्रैक्टिस होती चलेगी। अभी देखो, रिसेंट में हम टॉपिक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का हम करते आए हैं। अब ज़रूरी नहीं होता हर बार आपको लिसनर मिले ना मिले। हमने अब तक जितनी बात करी थी उसके अंदर हमारे पास लिसनर प्रेजेंट था, यानी कि ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा था। अब अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या चेंज नहीं कर सकते उसको? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। ये 4 सेंटेंस हैं, इनको देखो, अपनी नज़रों से उतारो और उसके बाद इनके सॉल्यूशन पे चलेंगे। अब देखो, पहला सेंटेंस हमारा कैसा है? क्लोज एंडेड है, यस और नो का फॉर्मेट बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोई डब्ल्यू फैमिली वर्ड नहीं है। जब हम इसको चेंज करने चले तो हमने यहाँ पर लिखा मोहन आस्क्ड, ठीक है। मोहन आस्क्ड रेनू। जब रेनू उठकर यहाँ पर आया, अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस वाली बात थी हमारी। असर्टिव सेंटेंस में रेनू को लेके आते थे हम रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर। मोहन आस्क्ड रेनू। इतनी बात हो गई क्लियर। आगे चला, डू मिला, हमने लगाया कंजंक्शन इफ़। यहाँ पर इफ़ लगा सकते हैं, वेदर लगा सकते हैं, हमारी चॉइस होती है, ठीक है। फिर आगे चले, यू रेनू के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, शी में चेंज हो गया। अब यहाँ पर ये किसको दिखा रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो पास्ट के अंदर चले जाएंगे। सी, सो, वॉट, आई मोहन ने अपने लिए यूज़ करा है तो मोहन, तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ हमारा ही। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ही, और यहाँ पर हमने यूज़ करा शी। ये भी सो और ये भी सो। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे चले, फिर रेनू ने रिप्लाई करा किससे? यस से। तो रेनू रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। हमारा सेंटेंस सोल्व हो गया। अब आगे चले, सेंटेंस देखा हमने दूसरा, तो इसके अंदर हमने देखो चेंज हो गया आस्क्ड में। अब ये कुड है हमारी, पहले से पास्ट फॉर्म है, क्या इसको चेंज करेंगे? देखो, मॉडल्स का यूज़ हो सकता है, ठीक है। ये पास्ट फॉर्म हो गई कैन की, ठीक है। मॉडल्स का यूज़ हो सकता है, तो कैन की पास्ट फॉर्म कुड। तो यू जो है हर को देख के चेंज हुआ। तो अब यहाँ पर शी, देखो यहाँ पर इफ और ये सारी चीजें आप कर सकते हो। आगे चले, शी में चेंज हुआ, कुड एज इट इज लिखा, और आगे का जो सेंटेंस है इनके अंदर यूजुअल चेंजेस जो हम करते हैं वो करते आएंगे। आगे चलते हैं, हम तीसरा सेंटेंस देखते हैं।
अब ये दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं। अब इन दो सेंटेंस की बात जब हम करेंगे तो देखो, एक जगह लिखा है शैल आई गो और एक जगह लिखा है शैल आई स्विच ऑन द टीवी। दो सेंटेंस को देखते हैं तो दो डिफरेंट मीनिंग हमारे सामने निकल के आते हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है। उनके अंदर कहने का तरीका जो है ना वो किस टाइप का है। एक जगह हमें रिक्वेस्ट दिखाई दे रही है, ठीक है, और एक जगह हमें टाइम दिखाई दे रहा है। एक जगह हमें टाइम दिखाई दे रहा है। जब हमें टाइम दिखाई देता है शैल आई गो, तो अब जो हमारा टॉपिक है, अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, शैल आई। जब हमारा सेंटेंस शैल आई से स्टार्ट होता है तो इसके अंदर हमारी दो कंडीशंस बनती हैं। पहली कंडीशन, शैल आई चेंज किसके अंदर होगा, ही या शी वुड के अंदर, ठीक है। दूसरी कंडीशन, शैल आई चेंज किसके अंदर हो सकता है, ही शी शुड के अंदर। अब देखो, शैल आई से एक जगह हमें रिक्वेस्ट दिखाई दे रही है। बताओ किस सेंटेंस के अंदर हमें रिक्वेस्ट दिखाई दे रही है, किस सेंटेंस में रिक्वेस्ट दिखाई दे रही है हमें, सेंटेंस 3 के अंदर दिखाई दे रही है या सेंटेंस 4 के अंदर। और एक सेंटेंस जो है वो हमारा टाइम को शो कर रहा है, फ्यूचर टाइम को। जब हम फ्यूचर टाइम की बात करते हैं, ठीक है, जब हम फ्यूचर टाइम की बात करते हैं, जैसे कि इस सेंटेंस के अंदर कर रहे हैं शैल आई को, तो इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे। देखो भाई, यहां पर टाइम की बात चल रही है, ना कि यहां पर रिक्वेस्ट हो रही है, ठीक है। और यहां पर जब हमने कहा कि शैल आई स्विच ऑन द टीवी, तो यहां पर जो बंदा है आई, वो क्या कर रहा है, एक रिक्वेस्ट कर रहा है। और रिक्वेस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर अब देखें, अगर हम कह दें इसको कि जब रिक्वेस्ट की बात होगी, जब हमारी रिक्वेस्ट की बात होगी तो हम चेंज करेंगे शैल को किसके अंदर, शुड के अंदर। और जब हमारे पास टाइम की बात चल रही होती है तो हम इस शैल को चेंज करते हैं किसके अंदर, वुड के अंदर, ठीक है। अब जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करने चलेंगे इनडायरेक्ट के अंदर, तो हमने देखा ही, अब देखो टोल्ड किस में चेंज हो जाएगा, हो गया। आगे चले, फैमिली वर्ड मिला कोई, WH फैमिली वर्ड नहीं, इफ कंजंक्शन का यूज कर लिया हमने। आगे चले, आई चेंज अकॉर्डिंग टू, शैल चेंज होगा किस में, वुड में, शुड में, वुड में, ठीक है। ही वुड गो, और सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हमारा फोर्थ सेंटेंस जब देखते हैं हम, ही टोल्ड मी शैल आई स्विच ऑन द टीवी, तो इसको भी ही आस्क्ड मी। आगे चलते हैं, इफ शैल है, शैल से शैल दिखाई देते ही शैल आई दिखाई दिया हमें, हमारे पास कंडीशन क्रिएट हुई दो तरीके की, पहली टाइम की, दूसरी रिक्वेस्ट की। जब टाइम और रिक्वेस्ट की बात हुई तो हमने बात करी किसकी, शुड की, और आगे सेंटेंस हमारा एज इट इज रहेगा। अब जो हमने सेंटेंस की बात करी थी, जैसे कि देखो, ये बात जरूरी नहीं होती कि मैं हर जगह आपको सेंटेंस के फॉर्मेट को चेंज करता चलूं, कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसके अंदर मैं चेंज करता रहूं, कि उसको लिखने का तरीका मैं बदलता रहूं, जरूरी नहीं है। लेकिन जब हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़े थे तो उनके अंदर हमने इस सेंटेंस को भी ऐसे भी प्रैक्टिस कर लिया था कि जो हमारा वोकेटिव केस होता है नाउन का, वो अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हो तो हम उसको उठाकर लेकर जाते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर। तो वही चीज़ देखो, जो रूल्स, जितने भी रूल्स, जैसे भी रूल्स हम पढ़कर आए हैं असर्टिव सेंटेंस के अंदर, वो सारे के सारे लागू होते हैं हमारे कहाँ पर, हमारे लागू होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर भी। फर्क केवल इतना आ जाता है कि हमें यूज़ करना होता है कंजंक्शन का, और जो कंजंक्शन होता है यहाँ पर यूज़ होता है इफ और वेदर का, ठीक है। जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो यहाँ पर से, सेज, सेड, टेल्स, टेल, टोल्ड की जगह पर आस्क्ड, डिमांड, वांट टू नो, एटसेट्रा, इनका हम यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास WH फैमिली वर्ड्स होते हैं तो वो जो WH फैमिली वर्ड्स होते हैं वही हमारे कंजंक्शन की तरह यहाँ पर काम करते हैं। फिर हमने बात करी थी कि जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके अंदर 4 पैटर्न बन सकते हैं। अब 4 पैटर्न बने, एक क्लोज एंडेड, दूसरा ओपन एंडेड,
क्लोज एंडेड की बात करी हमने, जिसके अंदर हमें बात करी कि यस या नो की सेंस जब सेंटेंस हमारा देता है तो हम उसको कह देते हैं क्लोज एंडेड। और उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, कंजंक्शन का यूज करते हैं, इफ और वेदर का। जब हमारे पास ओपन एंडेड सेंटेंस होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, हमारे WH फैमिली वर्ड्स होते हैं, और उन WH फैमिली वर्ड्स को ही हम कंजंक्शंस की तरह यूज करते हैं, तो वहां पर हमें किसी और कंजंक्शन को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हमें कंजंक्शन को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती तो हम वहां पर जो इफ और वेदर है उनको यूज नहीं करते हैं। हमारा जो वॉट होगा तो वॉट को यूज कर लेंगे, वाई होगा तो वाई को यूज कर लेंगे वहां पर। फिर उसके बाद हम चले कि अगर हमारा सेंटेंस है उसके अंदर एक सेंटेंस दे दिया और उसके बाद जिस से जो बात पूछी है उसके बाद उसने रिप्लाई भी दिया होगा, तो रिप्लाई के लिए हमने वहां पर जो वर्ब यूज करी वहां पे रिप्लाइड यूज कर ली। ठीक है, अगर बात करो कि मैं कहता हूं कि मैं आश्चर्यचकित हो गया, ठीक है, तो मैं जब आश्चर्यचकित हो जाऊंगा तो मैं वहां पर वंडर का यूज कर लूंगा। तो वर्ब जो होती है हम अपनी सेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, वहां पर यह कंपल्शन नहीं होता कि वहां पर एक हम जब यहां पर आस्क्ड ही लेकर चलेंगे। अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, इस सेड टू की जगह एनक्वायर्ड ऑफ का भी यूज कर सकता हूं। अब यहां पर मैंने एनक्वायर्ड ऑफ यूज कर लिया। एनक्वायर का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना, किसी से छानबीन करना, पूछताछ करना। इसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं। किसके लिए, किसी से पूछताछ करते हैं। फॉर्मल जब पूछताछ की जाती है, जब अगर सपोज करो यहां पर कोई ऑफिसर होता तो हमारे लिए ये वर्ड बहुत ही अप्रोप्रिएट हो जाता है यहां पर यूज करना, कि एक पुलिस वाला एक इंसान दूसरे विक्टिम से या कल्प्रिट से यहां पर पूछ रहा है, तो हमने यहां पर यूज कर लिया एनक्वायर्ड। आस्क तो आएगा नहीं क्योंकि वहां पर उसके पास अथॉरिटी होती है, हमारा जो ऑफिसर होता है। लेकिन यहां पर क्या अथॉरिटी की बात है, ये बंदा बताना चाहे तो बताए, ना बताना चाहे तो ना बताए, ये एक नॉर्मल सेंस के अंदर, इसलिए हम आस्क यूज कर रहे थे। लेकिन जब हमारे को वहां पर इस सेंटेंस के अंदर ऑफिसर दिखाई देता है, ठीक है, यानी कि पुलिस वाला दिखाई दे या कोई हमारी सुपीरियर अथॉरिटी हो जो हमसे सवाल जवाब करती है, तो हम वहां पर कहते हैं कि एनक्वायर्ड का यूज करते हैं हम। अब हम कहीं जगह पे कंफ्यूज हो जाते हैं तो हम वहां पे पजल का भी यूज कर लेंगे। ठीक है, इमेजिनेशन की बात आती है तो हम सोचने की बात करते हैं तो हम थॉट का भी यूज कर सकते हैं। तो वो हमारा डिपेंड करता है कि आगे जो हमारा सेंटेंस लिखा है वो किस टाइप का सेंटेंस है। अब इन दोनों सेंटेंस के अंदर ही डिफरेंस देखना चाहें तो देखो, सेंटेंस दोनों ही शैल आई से शुरू हुए हैं, लेकिन दोनों सेंटेंस अलग अलग मीनिंग जनरेट करते हैं यहां पर। और जब दोनों सेंटेंस अलग अलग मीनिंग जनरेट करते हैं तो एक हमारा टाइम को रेफर कर देता है और एक हमारा रिक्वेस्ट को रेफर कर देता है। जब हमने रिक्वेस्ट की बात करी तो हमने शुड का यूज कर लिया, और जब हमारा टाइम को रेफर कर रहा है तो हमने इसको वुड में यूज कर लिया। तो इस तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर किसी भी तरीके के सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि हमारे पास एक दो एग्जांपल और देखते हैं जिनके अंदर हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस तो चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस कर ली। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ अगर हमारा असर्टिव सेंटेंस भी दिया हो तो कैसे चेंज होगा। अब अगर उसको देखा जाए तो असर्टिव सेंटेंस के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा वो इंटरोगेटिव सेंटेंस के। तो हम उन दोनों को जोड़ने के लिए या तो एंड का यूज कर लेंगे और उसके बाद जो वर्ब होगी हमारी उसको यूज कर लेंगे। अगर मैं इसी के आगे यहां पर ही इसी सेंटेंस के अंदर शैल आई गो, ठीक है, आई एम लेट, इतनी बात कर दी हमने, ठीक है। मैंने इसी सेंटेंस के अंदर यह कह दिया कि शैल आई गो, आई एम लेट। अब इस सेंटेंस के अंदर दो सेंटेंस हो गए हमारे, एक हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस और एक हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस है ना भाई, असर्टिव है ना, सवाल नहीं पूछा, इसके आगे फुल स्टॉप है, इसके आगे हमारा क्वेश्चन मार्क है। जब हम इसको चेंज करने चले, हमने लिखा सबसे पहले ही आस्क्ड मी, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, हमें दिखाई दी हेल्पिंग वर्ब, हमने कंजंक्शन यूज कर लिया इफ। आई चेंज हुआ ही के अकॉर्डिंग, इफ ही शुड गो, ठीक है। अब उसने यहां पर रीजन दिया, ठीक है, आई एम लेट एंड सेड डेट। अब यहां पर सेड डेट लिख दिया हमने। जब यहां पर सेड डेट लिख दिया एंड के बाद सेड डेट, तो इस सेंटेंस को हम असर्टिव के अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे। अब यहां पर ही वॉज लेट,
तो ये मैटर नहीं करता कि हमारे पास जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसके अंदर हमारे पास असर्टिव सेंटेंस भी मिल सकता है उसके साथ में। ये डिपेंड है, ये डिपेंड नहीं करता। ये एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर चलें तो हमें पता चलता है कि वो या तो शुरू में असर्टिव सेंटेंस दे देगा, बाद में इंटेरोगेटिव सेंटेंस उठाकर दे देगा, या पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस उठा के दे देगा, बाद में हमारे को असर्टिव सेंटेंस दे देगा। एक ही सेंटेंस के अंदर दो सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में हमने बात करी थी दो सेंटेंस की, ठीक है, जिनको हम किससे यूज कर रहे थे, दो सेंटेंस को जोड़ रहे थे और दोनों सेंटेंस को यूज कर रहे थे, और हमने वहां पे कंजंक्शन क्या यूज कर रहे थे, एंड, बट, ठीक है। इस तरीके से हमने जो एप्रोप्रिएट कंजंक्शन वहां पर इस्तेमाल होना चाहिए उसको हम यूज कर रहे थे। अब इस सेंटेंस को मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब यहां पर अगर बच्चों का फोकस होगा तो बच्चों का आप तक कमेंट के अंदर जवाब आ जाना चाहिए था कि सर आपने गलती कर दी एक, और वो गलती क्या है, क्या है गलती, कि यहां पर मैंने शुड का यूज करा। यहां पर मैंने शुड का यूज करा, जब मैंने आपको बता ही दिया कि यहां पर जब हम टाइम की बात करते हैं तो हम यहां पर वुड को यूज करते हैं। किसको, वुड को यूज करते हैं, तो यहां पर शुड जरूरी नहीं होगा। एग्जामिनर क्या करता है, इफ हटा देगा, प्रॉब्लम दे देगा। इफ की जगह, इफ ना हटाकर वुड की जगह शुड लगा देगा। आगे चलेगा, एंड कंजंक्शन को हटा देगा। बस इतनी ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है वो आपकी लाइफ में, इससे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता पेपर के अंदर वो। अब इसी सेंटेंस के अंदर देखें, अगर मैं कहता हूं कि आई सेड टू हर कुड यू प्लीज टेल मी, या कुछ भी हो सकता है यहां पर। अगर यहां पर सेड टू की जगह वो इसमें टू को हटा देता है और इसी सेंटेंस को उठाकर आपको दे देता है, तो सेंटेंस तो हो गया डायरेक्ट नरेशन का, सेंटेंस तो हो गया डायरेक्ट नरेशन का। लेकिन उसको एरर फाइंड करवानी है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि यहां पर जब एक ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट अपने साथ एक प्रीपोजिशन को लेकर चलता है जिसे हम कहते हैं टू, ठीक है। जब बात करी हमने यहां पर इंक्वायर की, मैंने यहां पर यूज करा इंक्वायर। अगर मैं इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दूं, आई इंक्वायर्ड हर, सेंटेंस तो बड़ा प्यारा लग रहा है, इसके अंदर एरर दिखाई नहीं दे रही है। जिसको अब प्रीपोजिशन का नहीं पता होगा तो उसके लिए तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अब ये ही सेंटेंस आपके एरर के अंदर एग्जामिनर ने दे दिया, यही सेंटेंस एग्जामिनर ने एरर के अंदर दे दिया। तो जब हमने बात करी कि यहां पर ऑब्जेक्ट है और एनक्वायर का जब हम यूज करते हैं तो ये क्या लेकर आता है अपने साथ, किस प्रीपोजिशन को लेकर आता है, ऑफ को, ठीक है। ये किसको लेकर चलता है अपने साथ, ऑफ को। तो यहां पर हमारी गलती क्या हो गई कि यहां पर हमारे पास ऑफ नहीं था। बच्चों देखो, प्रैक्टिस करना अलग बात है, चीजों को समझना अलग बात है, फॉर्मेट को समझते चलना अलग बात होती है। हमें ध्यान देना होता है हर बात के ऊपर कि सपोज करो असर्टिव सेंटेंस की बात करिए, एक सिंपल स्ट्रक्चर की बात करिए, उसके अंदर हमें पता है कि सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होती है। उसी सेंटेंस के आगे अगर मैं ही सेड टू मी लिख देता हूं और मैं इन्वर्टेड कोमास का इस्तेमाल कर लेता हूं तो वही हमारा डायरेक्ट नरेशन का एक फॉर्मेट बन गया, डायरेक्ट नरेशन का फॉर्मेट बन गया। उसी फॉर्मेट को उठाकर एग्जामिनर आया और उसने क्या करा, ही सेड टू मी की जगह ही सेड मी, और तबाही मचा दी। अब तबाही उसने क्यों मचा दी, जिसको ये नहीं पता कि जो आगे ऑब्जेक्ट लिखा है वर्ब के आगे उसको एक कंजंक्शन की प्रीपोजिशन की जरूरत होती है, तो वो प्रीपोजिशन लगाएगा नहीं, उसके लिए वो सेंटेंस सही है, आपके 2 नंबर का किस्सा खत्म। तो इस तरीके से हमारे सेंटेंस होते हैं जिनकी हमें और भी प्रैक्टिस करनी है और आपको प्रैक्टिस करते चलना है। देखो, नरेशन एक बहुत वास्ट टॉपिक है। अब नरेशन इतना वास्ट टॉपिक है ना, तो इसके अंदर जितनी बार हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा रूल्स याद रहेंगे, उतना ही ज्यादा हमें ग्रिप मिलेगी उस टॉपिक के ऊपर। असर्टिव के अंदर हमारी 6 वीडियोस बनी, इसके ऊपर हमारी कम से कम 2 वीडियोस हो जाएंगी। तो इन सेंटेंस की बार बार कुछ नहीं करना है, फॉर्मेट 4-5 फॉर्मेट आपको मिल गए, इनको एक बार देख लो, उतार लो, सेंटेंस का टाइप पता चल गया, उससे क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा आपके अंदर, ठीक है। तो इन सेंटेंस की आप प्रैक्टिस करो और इनको आप नोट डाउन करो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, और शेयर लाइक करना ना भूलें।